हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाणी द वॉइस ऑफ नॉलेज में। हम आपके लिए नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आए थे, जिसकी थ्योरी हमने लगभग कंप्लीट कर ली थी। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख लीजिए। आज हम आपको लेके आए हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत उसके संबंधित क्वेश्चन। यदि हम क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो अच्छे से हमारी पकड़ बनेगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस तरह के फॉर्मूले और थ्योरी जो है वो हम पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के हम क्वेश्चनों का अभ्यास करना शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, मैंने बताया था अपरिमेय संख्या जिसको अपने p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 1.333 डैश डैश है, ये जो दशमलव प्रसार होता है, ये नोट आप करें कि जो दशमलव प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत प्रसार में क्या होता है, जो प्रसार रुक जाता है, जैसे कि 3.14 ये वैल्यू यहीं पर खत्म हो गई। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे शांत। अशांत के अंदर जो चलता ही रहता है, जैसे मैंने लिखा 1.732559। ठीक है, अशांत में भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें पुनरावृत्ति होती है और एक जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है दशमलव के बाद। जैसे अगर मैं लिखूं 1.323232, तो ये पुनरावृत्ति वाला प्रसार है। और जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, जैसे 1.732954 इस तरह से। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको ध्यान हो, हम पाई का मान 22/7 भी लेते हैं और 3.14 भी लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो पाई का मान होता है वो लगभग आप ये मान लें 3.1415 लो, मतलब ये रुकता नहीं है और इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है और इसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 78 शेष बचता है, इसी संख्या को 37 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो इसमें देखिए, हमें करना क्या होता है कि जो 37 है, ये 37 सबसे पहले हम पता करेंगे क्या 37 296 का गुणनखंड है क्या। 37 को हम किससे गुणा करें कि 296 आ जाए। ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये मिलेगा ही कि जो 37 है वो किसी ना किसी का गुणज होगा, मतलब 296 का गुणज होगा। यदि हम 37 को 8 से गुणा करें, 296 का गुणज है, इसका मतलब यदि हम 78 में 37 का भाग दे दें, 78 में 37 का भाग दे दें, तो हमारे पास कितना शेषफल आएगा, 4 आएगा शेषफल। तो यही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हैं आप? आपको क्या करना है, 78 में 37 का भाग देना है और तभी भाग देना है, और तभी भाग देना है जब आपको 296 में का गुणज 37 हो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया है कि 1 की स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 10 का स्क्वायर बराबर 385। तो आप ज्ञात कीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर डैश 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 20 का स्क्वायर। इसमें से यदि हम कॉमन ले लें 2 की स्क्वायर, तो आप देखिए हमारे पास क्या बचेगा, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर डैश 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 10 की स्क्वायर। तो हमारे पास 2 की स्क्वायर का मतलब है 4 और इसकी वैल्यू हमारे पास है 385। हम इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 1540। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। समझ गए होंगे, इस तरह से संख्या पर आधारित क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। संख्या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो ट्रिकी होते हैं लगभग, इनका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसको सरलीकरण करने पर क्या प्राप्त होगा। तो आप देखिए, जो हमारा पहला ब्रैकेट है 2 - 1/3 और दूसरा ब्रैकेट है 2 - 3/5, तीसरा ब्रैकेट है 2 - 5/7 डैश डैश डैश, नेक्स्ट है 2 -
997 बटा 999 ब्रैकेट बंद, 3 दूनी 6, 6 में से क्या 5 बटा 3 बनेगा ये हमारे पास। ऐसे ही अगले ब्रैकेट को जब हल करोगे तो 7 बटा 5 बनेगा। नेक्स्ट 13 बटे 7 बनेगा। डैश 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 999 को 2 से गुना करेंगे 1998 माइनस 997 बटा में 999। ये लैसा लेके हम हल करते हैं। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, इस तरह से ये पद भी इससे कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 1001 और यहाँ पर हमारे पास हर बचा हुआ है 3। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 1001 बटा 3। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, आप साथ साथ नोट्स बना लीजिए, पीडीएफ को पॉज करके आप क्वेश्चन को लिख करके उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हम थ्योरी कर चुके हैं। यदि आपने थ्योरी की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए 0.6 बार। तो सबसे पहले देखो जो 0.6 बार होता है इसको अपने इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 0.6 बार का मतलब इसकी बार बार पुनरावृत्ति होना है ना। तो 0.66 और इस तरह से हमने इसको x मान लिया। उसके बाद हम 10x मतलब इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 6.6। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा देखो 9x, 10 में से 1 गया 9 और 6.6 में से 0.6 गया तो यहाँ पे बचेगा 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 बटा 9। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो 0.6 बार था उसको 6 बटे 9 इस प्रकार से लिखा है। तो इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे 6 बटा 9 प्लस 7 बटा 9। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है, लेकिन आपको इसमें करने की झंझट नहीं है। अगर यदि दशमलव के बाद 1 अंक है तो बटे में 9 आएगा, यदि दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप बटे में 99 लगाएंगे। आगे बात समझ में। तो इससे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बताया है करके कि इस प्रकार से आया है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हमारे पास लैसे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऊपर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 21 और 7 बटा 3 और भाग देंगे तो आएगा 2.3 बार। 3 बार रिपीट होगा तो 2.3 बार, यानी कि डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए a अनुपात b, इसको 2 तरह से कर सकते हैं हम इजीली। तो इसका मान क्या होगा, यदि आप a की जगह पर 7 रख दें और b की जगह पर 8 रख दें तब भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसको हम और तरीके से भी कर सकते हैं। 14 बटा 23 माइनस 2b माइनस a बटा 2b प्लस a। a अनुपात b है, मतलब a होना चाहिए, b नीचे होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर b का गुणा करूँ, यहाँ पर भी b का गुणा कर दूँ, ठीक है, और ऊपर b बाहर निकाल लूँ, नीचे भी b बाहर निकाल लूँ, तो अंदर क्या बचेगा 2 माइनस a बटा b। यहाँ भी क्या बचेगा 2 प्लस a बटा b, ये बचेगा। b से b कैंसिल, माइनस 14 बटा 23 और a बटे b का मान हमारे पास है, ये हो गया 14 बटे 23 माइनस a बटा b यानी कि 7 बटे 8। 2 माइनस 7 बटे 8 a बटे b की जगह और 2 प्लस 7 बटे 8, ठीक है। 14 बटे 23 हमारे पास है। 8 दूनी 16, 16 में से 7 गए 9 माइनस, है ना, 9 बटे 8 आएगा। 8 दूनी 16, 16 और 7 23, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 14 में से 9 गए 5, लैसा कितना आएगा, दोनों में 23 है तो 23 यानी कि 5 बटे 23 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे भी जो सरल तरीका है इसके अंदर कि आप a की जगह पर कितना पुट कर दे 7 और b की जगह पर क्या पुट कर दे 8, तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। b प्लस a बटा b माइनस a बराबर 5 बटा 1। वज्र गुना करेंगे हम इसका, तो ये हमारे पास आ जाएगा देखो 5b माइनस 5a, इसका इधर गुना बराबर b प्लस a।
4b, 5b में से 1b गया तो 4b, और ये 5a इधर आ गया तो कितना हो गया 6a। यहाँ पर b बटे में a बराबर 6 बटे में 4, ये नीचे आ गया, और इस तरह से वज्र गुना। तो अगर किसी पहाड़े से कटता है तो 3/2, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। b अनुपात a कितना आ गया हमारे पास 3/2। b पहले है तो b वाला पहले, a पहले बाद में है तो a वाला बाद में, यानी 3/2। a ऑप्शन सही होगा, ना कि b ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित, ये भी हमने किया था कि जो लास्ट वाली संख्या है 11, ये किसका गुणज होनी चाहिए 21 का गुणज होनी चाहिए। 121 का मतलब 11 में 11 का गुणा करेंगे तो इसे 121 बनेगा। जब ऐसा होता है तो हम 25 में 11 का भाग दे देंगे, ठीक है ना। 25 में 11 का भाग देके 11 दूनी 22, कितना बचा 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें यदि हम ध्यान कर लें तो इजीली हो जाते हैं ये। ठीक है, देखिए यदि इसको 68 से विभाजित कर दिया जाए तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आए तो देखो 67 की घात 67, ये करना बहुत बड़ी बात है ना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि 67 एक विषम संख्या है, तो जब ये विषम संख्या है तो हम 67 की सबसे छोटी विषम घात ले लेंगे। तो 67 की सबसे छोटी विषम घात कितनी हो गई 1, और ये 67, जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 134। तो आप इसको 68 से विभाजित कर लीजिए, शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास जब हम भाग देंगे 66, कितना आ जाएगा 66। बात समझ रहे हैं। और यदि मान लो यहाँ पर विषम संख्या ना होती, विषम घात ना होती, सम घात होती, तो हम 67 की सम घात, सबसे छोटी सम घात ले लेते, यानी कि 2 ले लेते। ठीक है, इस तरह से हम उस विषम और सम दोनों के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ऐसा अंक जिसके कारण इसको 11 से विभाजित किया जा सके। मैंने 11 से विभाजकता का नियम बताया था आपको। इस तरह से अपनी संख्या को लिख लेंगे हम, और जो सम स्थान पर आने वाले अंक हैं उनको अलग करके जोड़ेंगे। 5 और 4 9 हो गया, सॉरी 5 और 2 6 7। ठीक है, और इनको जोड़े, साथ में स्टार भी है लेकिन हमें स्टार की वैल्यू नहीं पता। और दूसरे जो बचे हुए हैं 8 4 कितने हो गए 12। तो यहाँ पर जो दोनों का अंतर है वो 0 आना चाहिए। तो 7 में हम क्या जोड़ेंगे 5, 7 में हम क्या जोड़ेंगे, इनका अंतर क्या आना चाहिए 0। तो 7 की जगह यहाँ पर अगर इसको 12 बनाना है, 12 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 5। तो 5 इसमें सी वैल्यू इसका सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पूर्णांक के वर्ग को, यदि किसी पूर्णांक, कोई पूर्णांक है x², यदि उसके वर्ग को, यदि उसके घन में से घटा दिया जाए, उसके वर्ग को उसके घन में से घटा दिया जाए तो शेषफल 48 आता है। तो अब इसमें जो सबसे इजी रहेगा वो आपका रहेगा कि आप वैल्यू पुट कर लें। क्या कर लें आप, वैल्यू पुट कर लें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 4 आंसर आएगा। 4² 16, 16 में से 4 में से गया 3, 16 3 कितना गया 48। तो इसमें 48 बराबर 48। तो हमारा जो इसके अंदर आंसर है वो है 4। इसमें वैल्यू पुट करना ही सबसे इजी रहेगा। सॉल्व करने बैठेंगे तो 3 घात को सॉल्व करना बहुत हार्ड रहता है। ठीक है, लेंथी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये बने किस तरह से हैं। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि ये शायद 0² + 1 आएगा, ये 1² + 1, ठीक है 2 आएगा, ये 2² + 1, ये यहाँ आ रहा है ना, ध्यान से देखेंगे। और ये बन रहा है 5² + 1, ये यहाँ आ गया। तो अगला जो जाएगा वो जाएगा 26² + 1, है ना। तो 26² 676 होता है, प्लस 1 कितना हो गया 677। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, 9 16 25 36 100 के जोड़ का मान बताइए। 9 + 16 + 25 + 36। तो इसको देखो आपको फॉर्मूला याद आएगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक लगाइए आप। जैसे 9 क्या होता है 3 का वर्ग
4 क्या हो 16 क्या होता है 4 का वर्ग, 25 क्या होता है 5 का वर्ग, 36 क्या होता है 6 का वर्ग। इस तरह से ये कहाँ तक चला गया 10 के वर्ग तक। ठीक है, अगर मैं इसी में ये 2 का स्क्वायर इधर जोड़ दूं और 1 का स्क्वायर इधर जोड़ दूं, जोड़ दिया, और साथ ही मैं इनको घटा भी दूं, घटा दिया, क्या घटा दिया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, यही जोड़ा और यही घटाया, तो आप देखेंगे कि ये वर्ग बन गया है ना। और n प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग का सूत्र था वो था हमारे पास n+1 2n+1 है ना। यदि आपने थ्योरी को अच्छे से देखा है और थ्योरी को नोट किया है, उसको याद किया है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। और इसका वैल्यू कितनी है 5, n की जगह 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6 माइनस 5, इसको गुणा करके भाग दे देंगे तो कितना आएगा 385। 385 में से 5 गए तो कितना बच गया 380। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट। चलिए आगे देखिए, 4200 के कुल कितने सम गुणनखंड हैं, है ना। हमने सम गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे, ये संख्या हमने सीखी थी। तो सबसे पहले हम 4200 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 4200 के अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, देखिए देखो 21 दूना 42 गुणा 100 है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। अभाज्य संख्या आनी चाहिए, 7 या 21 गुणा 2 गुणा 100 के हुआ 25, 25 चौका 100। ठीक है, यहाँ पर बन गया देखो 2 की घात 3 और 3 गुणा 5 की घात 2 और गुणा 7। मैंने कहा था जब सम घातांक अपने निकालते हैं तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 2 गुणा 7 की घात 1। सम निकालने के लिए इनकी घातों में एक एक जोड़कर गुणा करेंगे, 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2 गुणा 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36। तो क्या ऑप्शन आ गया इसमें 36। ठीक है, यहाँ पे 2, ये थ्योरी मैंने कल अच्छे से समझाई थी, आप जरूर पिछली वीडियो को देख लें अगर यदि आपने नहीं देखी है तो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और उसको शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे। अभी हमने क्या किया था सम, तो वही 360 के सबसे पहले तो करिए आप अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 360 के जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 की घात 3 कल मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, भाज्य क्या होते हैं, ये सब बातें हम कल की वीडियो में कर चुके हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। जब विषम संख्या की बात आती है तो 2 का कोई काम नहीं रहता, हम सिर्फ इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब इनकी घातों में एक जोड़कर गुणा कीजिए, 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। सॉरी, कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है। अब हम कुल की बात कर लेंगे। ठीक है, तो वही 10,500 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 1, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब कुल के लिए तो ना हमें 2 हटाना है ना 2 की घात हटानी है, कुछ नहीं, सारा सबके घातों में एक एक जोड़कर गुणा कर लीजिए। 3 गुणा 2 गुणा 3 और 1 4 गुणा 1 और 1 2, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 24 दूना 48। तो मतलब कुल कितने गुणनखंड हो गए 48। कुल कितने गुणनखंड हो गए 48। वहीं हमें सम की बात करनी होती तो हमें 1 2 इसमें से निकाल लेते, और यदि हमें विषम की बात करनी होती तो हम पूरा ही 2 हटा देते। ये कल हमने सीखा था। ठीक है, चलिए इसके सम गुणनखंडों का योग, इसे आप जरूर देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64,800 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये बनेगा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। आपको क्या करना है, 3 की घात 2 का मतलब है आपको यहाँ से लिखना है, देखो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब है 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, 0 1 2 यहाँ तक बढ़ना है। अगर वो सम बोल रहा है तो आप ये सोचिए बस 2 1 कम करना है ना।
तो यहाँ पे 2 की घात 1 से शुरू करेंगे, प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5। इन सबको हल करके जोड़ के आपस में क्या करना है, इनका गुणा, तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। ये है योग का तरीका। क्या है? योग का तरीका। तो ये कुछ क्वेश्चन थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।